Hello students, I'm again back with part 3 of chapter number 7, National Movement 1919 to 1934. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा हम लोग यहाँ तक पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920. तो बेटा जो नॉन कॉपरेशन कैंपेन था या जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको किसने लॉन्च किया? खिलाफत कमेटी ने लॉन्च किया. कब? अगस्त 1920 में. नॉन कॉपरेशन कैंपेन हैड ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड बाय खिलाफत कमेटी. ठीक है, तो खिलाफत कमेटी इसे लॉन्च कर चुकी थी अगस्त 1920 में. और इसको किसका सपोर्ट भी मिला हुआ था? गांधी जी का सपोर्ट भी मिला हुआ था. पर इसकी अल्टीमेट सक्सेस के लिए किसका सपोर्ट भी ज़रूरी था? कांग्रेसमैन का सपोर्ट भी ज़रूरी था. फॉर इट सक्सेस सपोर्ट ऑफ कांग्रेसमैन वॉज एसेंशियल. ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ तो उसके पीछे कांग्रेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है. तो ऑल इन ऑल ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है कि नॉन कॉपरेशन कैंपेन को लॉन्च किसने किया? खिलाफत कमेटी ने किया. कब किया? अगस्त 1920 में. इसको किसका सपोर्ट भी मिला हुआ था? गांधी जी का सपोर्ट भी मिला हुआ था. और इसकी जो सक्सेस थी, है ना, फॉर इट सक्सेस, इसकी सक्सेस के लिए किसका सपोर्ट भी चाहिए था बेटा? कांग्रेसमैन का. कांग्रेसमैन के सपोर्ट के बिना इस मूवमेंट की सक्सेस संभव ही नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी. नाउ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. क्या मीनिंग थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के? अब हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. बेटा कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया कोलकाता में. कब? 4 सितंबर 1920 को. एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का. कब? 1920 को. कहाँ पर? कोलकाता में. और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर पर डिस्कशन होता है. वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किस पे होता है कि भाई गांधी जी जिस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ तब तक कॉपरेट नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती. तो अभी तो गांधी जी सोच रहे थे, अपने लोगों को बता रहे थे, पर अब ये कांग्रेस के बीच में इसके ऊपर बात होगी, फिर कांग्रेस में डिसाइड करेंगे, ठीक है, सही है नहीं है ना. तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन हो रहा है और ये जो सेशन होगा इसमें कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी गांधी के प्लान को कि ठीक है भाई, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हम करते हैं, हम नॉन कॉपरेट करते हैं अंग्रेज़ों के साथ. कब तक नॉन कॉपरेट करते हैं? जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती. तो जो स्पेशल सेशन बुलवाया गया था कांग्रेस का कलकत्ता में 4 सितंबर 1920 को 1920 को, उसका मेजर मोटिव यही था कि भाई जो गांधी जी का प्लान है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कॉपरेट करेंगे, ये एक्सेप्ट हो जाता है, कांग्रेस अग्री हो जाती है. रिजोल्यूशन पास होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए. ठीक है, पर ये कब होता है बेटा? दिसंबर 1920 को. ठीक है, पहले तो अभी तो हमने गांधी जी का प्लान सुना, उसको एक्सेप्ट किया. ठीक है, अब सितंबर से हम कहाँ पर आ जाएंगे? दिसंबर में. दिसंबर 1920 को एक रेगुलर सेशन होता है कांग्रेस का. कहाँ पर होता है? नागपुर में होता है. वहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली रेटिफाइड कर दिया जाता है कि भाई अब हम लोग जाएंगे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करेंगे. ये जो वर्ड रेटिफाइड है, इसका मीनिंग होता है ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिल जाना, सिग्नेचर वगैरह हो जाना. तो फाइनली नागपुर में जो सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, इसमें अब रेजोल्यूशन आ गया कि भाई कैसे कैसे ये मूवमेंट होगा. सब लोगों ने इस पर हाँ कर दिया और साइन हो जाते हैं. ठीक है, रेटिफाइड हो जाता है वो. नॉन कॉपरेशन का मतलब था नॉट टू कॉपरेट विद द इविल डूअर. आपको उस व्यक्ति के साथ कॉपरेट नहीं करना है जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है. गांधी जी ने अपने लोगों से कहा, ठीक है, अपने कंट्रीमैन, अपने देश के लोगों से कहा कि आपको असिस्ट नहीं करना है फॉरेन गवर्नमेंट को. ठीक है, नॉट टू असिस्ट द फॉरेन गवर्नमेंट टू रूल ओवर देम. देखो जो फॉरेन गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, हमारे ऊपर रूल कर रही है और हमारी सपोर्ट सही कर रही है. तो अब गांधी जी कह रहे हैं कि आप जिस भी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, अब आपको सपोर्ट करना बंद कर देना. किस तरीके से बेटा हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे? ब्रिटिशर्स ने स्कूल खोले तो हमारे यहाँ के वो टीचर्स जिन्होंने इंग्लिश सीख ली थी वो उन्हें स्कूल में पढ़ाने लग गए. हमारे बहुत सारे लॉयर फॉरेन जाके लॉयर बन के आ गए थे, वो ब्रिटिश कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे. हमारे लोग आर्मी को सर्व करते थे, हमारे लोग पुलिस में थे. तो गांधी जी इन सारे लोगों से बोलते हैं, लॉयर से भी, टीचर से भी, पुलिस से भी, आर्मी से भी, कि नाउ इट्स टाइम टू नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स. ठीक है, तुम कोऑपरेट कर रहे हो इसीलिए हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं. नाउ स्टॉप कोऑपरेटिंग विद देम. अब बेटा ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलेगी, इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे अब हम वो डिस्कस करेंगे.
पहला ऑब्जेक्टिव तो था कि जो ओल्ड स्टेटस था सुल्तान तुर्की के सुल्तान का, उसको रिस्टोर किया जाए। उन लोगों को पनिश किया जाए जिन्होंने पंजाब में एट्रोसिटीज़ की, जलियांवाला बाग के बाद हमारे लोगों को रेंग रेंग के चलवाया गया है ना, कोड़ों से मारा गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पहला ऑब्जेक्टिव था कि भाई आप सुल्तान जो है तुर्की के, उसको उसका ओल्ड स्टेटस वापस कर दो। फिर उन लोगों को पनिश करो जिन्होंने अत्याचार एट्रोसिटीज़ की हैं पंजाब में। फिर स्वराज को अटेन करना है, मतलब इंडिया में होम रूल होना चाहिए। गांधी जी प्रॉमिस स्वराज इन 1 ईयर इफ़ हिस प्रोग्राम वॉज फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। और गांधी जी ने लोगों को समझाते हुए कहा कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम को हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया ना बेटा, तो विद इन अ ईयर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाने को मजबूर हो जाएंगे। गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, इंडिया होम रूल, है ना। तो उस बुक में गांधी जी ने लिखा है, ये बुक का नाम है हिंद स्वराज, हिंदी में हिंद स्वराज, इंडिया में इंडिया होम रूल। उसमें गांधी जी ने कहा है कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं। जिस भी दिन हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना बंद कर देंगे, विद इन अ ईयर फॉरेन रूल ख़त्म हो जाएगा। हिंद स्वराज पब्लिश हुई 1909 में। हिंद स्वराज कब पब्लिश हो गई थी? 1909 में। या अब पढ़ेंगे बेटा हम प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो गांधी जी का कहना ये था, इस मूवमेंट को लॉन्च करते टाइम वो ये बता रहे थे कि भाई ये जो प्रोग्राम चलेगा ये 2 तरीके से चलेगा, ठीक है। एक तो नेगेटिव एस्पेक्ट होगा इस प्रोग्राम का और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा। तो नेगेटिव एस्पेक्ट में गांधी जी चाहते थे कि हम वो सारे काम करें जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे परेशान हो जाए, और पॉजिटिव एस्पेक्ट में गांधी जी बताते थे कि हम वो सारे काम करेंगे जिससे हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म हो, है ना, हमारे बीच की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब हम सॉल्व कर पाएँ, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें। तो ऑल इन ऑल ध्यान रखो कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुई तो गांधी जी से 2 तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर चलाना चाहते थे। एक वो प्रोग्राम था जहाँ पर हम चुन चुन के ऐसे काम करेंगे जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान हो। दूसरा, हम सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हमारी इंडियन सोसाइटी और रिफॉर्म हो जाए, है ना। जिस फील्ड में अब तक हमने ध्यान नहीं दिया, हम उस पर ध्यान दें, हमारी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करें। तो पहले हम नेगेटिव एस्पेक्ट पढ़ेंगे इस प्रोग्राम के। हम बाइकआउट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जितने भी लोग हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस टाइम इलेक्ट होके गए थे, उन्होंने उनसे कहा गांधी जी ने कि भाई पहला, जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तो आप लोग काउंसिल का पार्ट रहते हुए भी वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, उसमें पार्ट नहीं लेंगे। दूसरा, लॉ कोर्ट्स को आप बाइकआउट करेंगे, मतलब जो लॉयर्स लोग होंगे वो कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, प्रैक्टिस बंद कर देंगे। फिर जितने भी बच्चे होंगे या जितने भी टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहे होंगे वो स्कूल नहीं जाएंगे, जो टीचर्स होंगे उस स्कूल में पढ़ाने जा रहे होंगे वो नहीं जाएंगे। कॉलेज में भी सेम, बच्चे भी कॉलेज पढ़ने नहीं जाएंगे, जो हमारे इंडियन टीचर्स हैं जो ब्रिटिश कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाने नहीं जाएंगे। हम ब्रिटिश गुड को कम्प्लीटली बाइकआउट करेंगे, और जो टाइटल्स हमें दिए गए हैं, जो ऑनररी पोस्ट हमें दी गई हैं, हम उनको भी सरेंडर कर देंगे। ब्रिटिशर्स इंडियंस को बहुत सारे टाइटल्स देते थे, जैसे नाइटहुड का टाइटल उन्होंने दिया हुआ था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो जितने भी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हम सारे टाइटल्स रिटर्न कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, जो ऑनररी पोजीशंस, ऑनररी पोस्ट हमें मिली हुई है हम उन सबको सरेंडर कर देंगे। तो ये सारी वो चीज़ें थी जहाँ हमें कुछ भी नहीं करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान करना था, अंग्रेज़ों को परेशान करना था। लॉयर कोर्ट नहीं जाएंगे, कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान होगी। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान होगी, हमारे टीचर स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान होगी। अब हम पॉजिटिव प्रोग्राम को पढ़ेंगे। पहला तो भाई इस प्रोग्राम के थ्रू, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू गांधी जी चाहते थे हिंदू मुस्लिम में यूनिटी आ जाए, अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाए हमारी सोसाइटी से, स्वदेशी का प्रमोशन हो, स्पेशली होम स्पन, होम वूवन क्लॉथ, जैसे खादी हम लोग बना लेते थे, कॉटन क्लॉथ हम बना लेते थे, तो गांधी चाहते थे कि स्वदेशी पे ज़्यादा फोकस हो, होम स्पिन क्लॉथ, होम वूवन क्लॉथ को प्रमोट किया जाए। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, लिकर वगैरह जो होती है, दारू शराब, उसको आपको प्रोहिबिट करना है। विस्की, बियर, वाइन, इन सब को आपको क्या करना है? यूज़ करना बंद कर देना है, ड्रिंक करना बंद कर देना है।
बेटा ये है गांधी जी का चरखा, स्पिनिंग व्हील। हम पढ़ेंगे स्प्रेड एंड सक्सेस ऑफ द मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसे कैसे कब कब कहाँ स्प्रेड होती है और कितनी सक्सेस इसको मिलती है, ठीक है। और भाई इस मूवमेंट को पूरे इंडिया से बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिलता है। जो फर्स्ट इलेक्शन हो रहे होते हैं अंडर द एक्ट ऑफ 1990, वो होने वाले होते हैं अक्टूबर 1920 में। तो जितने भी कांग्रेस कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने से मना कर देते हैं, है ना, विड्रॉन फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि कैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, इसकी सक्सेस क्या थी। तो बेटा इसको हार्टी रिस्पांस मिला पूरे इंडिया में, मतलब ये मूवमेंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। जो पहले इलेक्शन होने वाले थे अंडर द एक्ट ऑफ 1990, 1919 में जो एक्ट आया था उसके थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया में इलेक्शंस करा रहे थे। तो ये इलेक्शन होने वाले थे अक्टूबर 1920 में। तो जितने भी कांग्रेस कैंडिडेट थे सब ने इस इलेक्शन को बायकॉट किया, अपने नामों को विड्रॉ कर लिया कि भाई हम तो कोई इलेक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। बेटा बहुत सारे लॉयर्स जैसे कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा हैं, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बनेंगे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके पापा मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये बहुत ही एमिनेंट लॉयर थे। इन सब लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को फुल्ली कम्प्लीटली बंद कर दिया। वो लॉयर्स जिन्होंने गैप अप किया अपनी प्रैक्टिस को, उसमें से कुछ एमिनेंट लॉयर्स के नाम है सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉयर्स थे जिन्होंने प्रैक्टिस बंद कर दी। लेग्स ऑफ स्पिनिंग व्हील्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पॉपुलराइज हैंड वुवन क्लॉथ, और लाखों में मतलब लगभग लाख के करीब स्पिनिंग व्हील्स, चरखे डिस्ट्रीब्यूट किए गए ऑल ओवर इंडिया में। किसको पॉपुलराइज करने के लिए, हैंड वुवन क्लॉथ को पॉपुलराइज करने के लिए। बेटा जो बच्चे थे उन्होंने स्कूल्स को छोड़ दिया, बच्चे तो वैसे भी नहीं चाहते हैं कि पढ़ना है, और जब पता चला कि इस तरीके से भी अंग्रेज़ों का विरोध कर सकते हैं तो बच्चे पहले आए कि चलो पढ़ाई की पढ़ाई भी नहीं होगी और अंग्रेज़ों का विरोध भी हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे थे उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। कौन से स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, वो छोड़ दिया। और ये वो टाइम था जब जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ जैसे इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होंगे जो हमारे अपने होंगे, अंग्रेज़ों के नहीं होंगे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर को टाइटल मिला हुआ था, उन्होंने उससे रिनाउंस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा बहुत सारे दूसरे भी लोग थे जिन्होंने टाइटल्स और अवार्ड्स मिले हुए थे, उन्होंने वो सारे टाइटल्स अवार्ड्स सरेंडर कर दिए। ये जो टाइटल्स थे, ऑनर्स थे, इन्हें क्या कहा गया, बेजेस ऑफ स्लेवरी, कि भाई ये टाइटल अगर अंग्रेज़ों ने हमें दिया है तो ये हमें गुलामी का एक बैच है, ठीक है। इसी बीच घोर बेइज्जती हो जाती है किसकी, प्रिंस ऑफ वेल्स की। वेल्स के जो प्रिंस होते हैं उनकी बहुत घोर बेइज्जती होती है। वो इंडिया आते हैं, इंडिया को विज़िट करने नवंबर 1921 में। जैसे ही मुंबई उतरते हैं, उतरते कब है, 17 नवंबर को, पूरी सिटी में कंप्लीट हड़ताल होती है। जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ उनको जो लोग हड़ताल कर रहे होते हैं वो ग्रीट करते हैं, डेमॉन्स्ट्रेशन उन्हें देखने को मिलते हैं, मतलब जगह जगह उन्हें हड़ताल देखने को मिलती है, डेमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलती है। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनको इस दिन अरेस्ट कर लिया गया। इस दिन नहीं, मतलब इस ईयर में, ईयर के एंड में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। देखो लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन सबको अरेस्ट किया गया इस साल के ख़त्म होने तक, मतलब नवंबर 17 को वो आए थे प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया। कब आए थे, नवंबर 17 को। तो नवंबर के बाद सिर्फ क्या ही आता है, दिसंबर आता है। 13 डेज़ यहाँ के और 30 डे दिसंबर के, है ना, 31 डे ऑफ दिसंबर। तो इस बीच में सारे प्रोमिनेंट लीडर्स की गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। गांधी जी को जेल में नहीं डाला गया। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और दूसरे प्रोमिनेंट लीडर्स सारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया, है ना। गांधी जी किसी तरीके से बच गए थे। बेटा अब हम पढ़ेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट को। देखो होता क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, 1 साल 2 साल वो बराबर चलता है। पूरी कंट्री में लोग बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक लेते हैं इस मूवमेंट को लेके, बढ़िया तरीके से लड़ते हैं, फायरसली इस मूवमेंट का पार्ट बनते हैं, ठीक है। अब आता है 5 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा में, जो कि एक स्मॉल टाउन है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट है उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर और उसका एक छोटा सा टाउन है चौरी चौरा, वहाँ पर
एक क्लैश होता है। किस किस के बीच में होता है? पुलिस और जनरल पब्लिक के बीच में होता है। पुलिस क्या करती है, वॉलंटियर्स को पीटना चालू कर देती है, ठीक है, जो लिकर शॉप के सामने पिकेटिंग कर रहे थे। पिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप जैसे सपोज़ करो ये लिकर शॉप है, आप लोग यहाँ खड़े हो जाएं हाथ पकड़कर और किसी को शॉप के अंदर ना आने दें, इसी को क्या कहते हैं? पिकेटिंग। कि भाई लोग हाथ पकड़ पकड़ के खड़े हो जाएंगे और किसी को लिकर शॉप के अंदर आने नहीं देंगे, इसे क्या कहते हैं? पिकेटिंग। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो उन वॉलंटियर्स के ऊपर उन्हें मारने लग जाते हैं जो पिकेटिंग कर रहे होते हैं। लिकर शॉप जो शराब की दुकानें होती हैं उसके आस पड़ोस में खड़े होते हैं, किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जो पूरा के पूरा क्राउड होता है पीजेंट्स का, वो साथ में आता है और पुलिस स्टेशन को घेर लेता है, ठीक है। और बहुत देर तक तो पुलिस वालों को बोलता है तुम लोग बाहर आओ, हम देखेंगे, तुम लोग बाहर आओ, हम तुम्हें देखते हैं। पर जब पुलिस वाले बाहर ही नहीं आते तो ये जो मॉब होता है, मॉब मतलब ये जो क्राउड इकट्ठा हुआ होता है, ये पूरे पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देता है। 22 पुलिसमैन उस पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं, जिनको बार बार ये चिल्ला चिल्ला के बोलते थे बाहर आओ, हम तुम्हें देखते हैं, बाहर आओ, हम तुम्हें देखते हैं, कैसे तुमने हमारे लोगों को मारा, वो तो कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे, लिकर शॉप के सामने पिकेटिंग नहीं कर रहे थे, तुम लोग बाहर आओ। पर वो लोग बाहर नहीं आते थे, बोलते ठीक है मत आओ बाहर, है ना, ठीक है मत आओ, मत आओ, बिल्कुल मत आओ। हम पुलिस स्टेशन को आग लगाते थे, पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। गांधी जी इतना ज़्यादा परेशान हो गए इस बात को सुन के कि भाई मैंने तो नॉन वायलेंस की बात की थी, इतना बड़ा वायलेंस कि 22 लोगों को आपने जला ही दिया, 22 पुलिस वालों को, तो गलत है भाई। तो गांधी जी बहुत बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि भाई इस क्राउड को, इस मॉब को ऐसा तो नहीं करना था। तो अब गांधी जी को समझ में आता है कि भाई नॉन वायलेंट स्ट्रगल के लिए अभी हमारी कंट्री, हमारे लोग रेडी नहीं हैं। इन्हें नहीं पता कि वायलेंस करने की बारी आएगी तो वायलेंस ज़्यादा अंग्रेज कर पाएंगे, उनके पास पूरी मशीनरी है, वेपन्स है, हमारे पास कुछ थोड़ी है। तो हमें वायलेंस में तो बिलीव करना ही नहीं है, पूरे मूवमेंट को नॉन वायलेंटली डील करना है। तो गांधी जी को अब लगने लगा भाई पहले लोगों को समझाना सिखाना पड़ेगा, ये तो गलत है। तो इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी बड़े परेशान। गांधी जी को परेशान करने के लिए बेटा ये अकेला इंसिडेंट थोड़ी था, जगह जगह पर ऐसे ही इंसिडेंट होने लग गए थे। गांधी जी ने तो सर पीट लिया अपना कि हे राम। चलो अब हम देखेंगे सस्पेंशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी सस्पेंड कर देते हैं इस मूवमेंट को। महात्मा गांधी सस्पेंडेड द लॉ ब्रेकिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट। महात्मा गांधी कहते थे जो मैंने आपको कहा था ना कि आप लॉ भी ब्रेक कर सकते हैं, अब आपको इस मूवमेंट के उस पार्ट के ऊपर काम नहीं करना है। कांग्रेसमैन से कहा कि भैया अब हमें कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लॉ ब्रेकिंग वाला काम तो अब हम नहीं करेंगे। दैट इज़ अब ये जो कंस्ट्रक्टिव काम थे ये क्या थे, वो दूसरा वाला पार्ट था इस मूवमेंट का, है ना। अभी तो हमने क्या किया, पहले वाले पार्ट पे काम किया जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम पार्शियली अनसक्सेसफुल रहे। क्यों पार्शियली अनसक्सेसफुल रहे? क्योंकि बहुत जगह पे वायलेंट क्लैशेस होने लग गए। तो अब हम कंस्ट्रक्टिव कामों पे ध्यान देंगे। तो पहला कंस्ट्रक्टिव काम कि भैया अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से रिमूव करना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करना है, हैंड वूवन क्लॉथ का यूज़ करना है। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया फॉर प्रोपेगेटिंग सेडिशन। प्रोपेगेटिंग मतलब फैलाना होता है और सेडिशन मतलब सरकार के खिलाफ अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो सेडिशियस एक्ट कहलाता है। तो गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई तुम ये जो नॉन कोऑपरेशन जैसी मूवमेंट चला रहे हो, है ना, और सरकार के खिलाफ जो भी कुछ आप प्रोग्राम कर रहे हो इसके लिए चलो तुम जेल में चलो। इन्हें 6 साल की जेल दे दी गई। और ये जो चौरी चौरा वाला जो जितना भी इंसिडेंट हुआ था ना उसकी भी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको ही दी? अंग्रेजों ने, गांधी जी को। क्योंकि फाइनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाने वाले कौन ही थे? गांधी जी। गांधी जी को 2 साल में ही छोड़ दिया गया क्योंकि गांधी जी की हालत जेल में बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा थे, इसलिए छोड़ दिया फिर गांधी जी को। अब गांधी जी जब इस मूवमेंट को सस्पेंड करते हैं तो यहाँ पर जो कांग्रेसमैन होते हैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, यार कि इतना कुछ किया हमने और मिला कुछ भी नहीं। CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग बोलते हैं यार क्या कर रहे हो तुम लोग, अच्छा वाला प्रोग्राम चल रहा था, है ना, ये तो गलत है, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्यों विड्रॉ कर लिया। वर्किंग कमेटी का ये जो रिजोल्यूशन था इसके अगेंस्ट में मोतीलाल नेहरू, CR दास नेहरू प्रोटेस्ट करने लग गए। सुभाष चंद्र बोस जो थे इसे मतलब इस मूवमेंट के विड्रॉ करने को क्या कहते हैं? नेचुरल कैलामिटी। जवाहरलाल नेहरू को भी ऐसा लगता है कि इस मूवमेंट को अभी सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, सिर्फ इसीलिए कि वो पुअर पीजेंट उन्होंने मिसबिहेव किया। और उन्होंने भी मिसबिहेव कब किया? जब उनके लोगों को पुलिस वालों ने पीटा। तो उनकी भी क्या गलती थी?
मतलब देखो, CR दास, मोतीलाल नेहरू ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो रेजोल्यूशन पास हुआ जिसके थ्रू हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना था, तो वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुभाष बोस कह रहे हैं कि ये तो नेचुरल कैलेमिटी है ना, हमारी कंट्री में प्राकृतिक आपदा की तरह है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉ हो जाना। जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेना कि उन बेचारे पुअर किसानों ने मिसबिहेव किया और इसके बदले आप पूरे मूवमेंट को विड्रॉ कर रहे हो, ये सही नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, क्या इम्पोर्टेंस है इस मूवमेंट की। पंजाब में जिन लोगों के साथ गलत हुआ था, है ना, जिन लोगों की जानें गई थी जलियांवाला बाग में, या जिन्हें रेंग रेंग कर चलाया गया था, जिनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म किया गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होने के बाद भी उन बेचारों के साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है। ना ही तो खिलाफत का क्वेश्चन पूरी तरह रिजॉल्व हो पाया, है ना ही तो खिलाफत का इशू रिजॉल्व हो पा रहा है, ना ही तो पंजाब में जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हुए उन लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर पाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू। तो इन दो चीज़ों को देख कर क्या हम बोलते हैं कि पूरा कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेस्ट था, फेलियर था? ऐसा नहीं है बेटा। इस मूवमेंट से हमें बहुत सारे गेन्स मिले, वो गेन्स अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये जो मूवमेंट था उसने हमें एक बड़े नेशनल बेस के दर्शन कराए, ठीक है, कि भाई ये जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ये 2, 4, 5, 10, 20, 100 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगर कोई मूवमेंट होगा तो बहुत सारे लोग साथ में आएंगे। मास स्केल में पहली बार इतना बड़ा प्रोटेस्ट, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ 1921 में। गांधी जी खुद इस प्रोग्राम में गांधी जी ने इस प्रोग्राम में पार्ट लिया। गांधी जी ने एक ऐसे प्रोग्राम को इवॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि मासेस, जनरल पब्लिक, बहुत सारे लोग नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने। अब ये जो लोग थे जो इस नेशनल मूवमेंट का पार्ट बने, ये किसी एक सोसाइटी के किसी एक पार्ट से नहीं आते थे बेटा। इसमें किसान भी थे, वर्कर्स भी थे, तो लॉयर भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, मनी क्लास भी आए, विमेन भी आई, ऑप्रेस पीपल भी आए। इट मीन्स गांधी जी ने इस प्रोग्राम को इस तरीके से रचा बसा कि मास को मूव करा दिया। किसान भी आ रहा है, उसे लग रहा है मेरे काम की बात करें गांधी जी, वर्कर्स भी आ रहे हैं, लॉयर्स भी आ रहे हैं, विमेन भी आ रही हैं, ऑप्रेस क्लास भी आ रहे हैं, एंड एवरीबडी वॉज टेकिंग वेरी एक्टिव रोल इन दिस मूवमेंट। सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से, क्रीड से, रीजन से आए और गांधी जी को अपना लीडर मानने लग गए। और जब ये मूवमेंट चलने लगा ना तो जनरल पब्लिक को समझ में आ गया कि हम चाहें तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा सकते हैं। जब हमने 2 साल इस मूवमेंट को किया और ब्रिटिशर्स आधे पगला गए, तो अगर हम इस मूवमेंट को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो द मूवमेंट अंडरमाइन द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर, प्रेस्टीज, दोनों का एक्चुअल आइडिया हमें लग गया कि भाई ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस हमें प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। बेटा अब पूरी कंट्री में एंटी ब्रिटिश फीलिंग आ गई थी, लोगों के दिमाग में ये बात तो आई गई थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं भाई ये हमारे तो अच्छे नहीं हैं, इनके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। देयर वॉज टोटल लॉस ऑफ फेथ इन द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था उस पर से लोगों का विश्वास पूरी तरह ख़त्म हो गया। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो नर्वस रहने लगे, शेकी रहने लगे कि भैया ऐसा ना हो हम बाहर जाएं और लोग हमें उड़ा दें, हम बाहर जाएं और लोग हमें मारने लग जाएं। तो ऑल इन ऑल गवर्नमेंट के प्रेस्टीज, पावर दोनों हमें पता चल गई कि भाई जितना हमें तुर्रम खान समझते इतनी ही है नहीं। तो अब हर ब्रिटिश ऑफिशियल बाहर जाने के पहले 2 बार ही सोचता था जाऊं कि नहीं जाऊं, छोड़ो नहीं जाता हूं, या जाता हूं तो पूरा अपनी व्यवस्था करके जाता हूं भाई कि अगर कुछ हुआ तो मैं किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पर एंटी ब्रिटिश फीलिंग जनरेट हो गई। फेथ जो था प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हर व्यक्ति चाहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश रूल से वो आज़ाद हो जाए। बेटा भले ही कितना भी रिप्रेसिव साइकिल अंग्रेज़ों ने चलाई हुई, इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की हो, पर अल्टीमेटली वो हमारी स्पिरिट को, हमारे करेज को क्रश नहीं कर पाए। ठीक है, हमने मान लिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, ठीक है, विड्रॉ हो गया, पर क्या सारे लोगों का हौसला साहस ख़त्म हो गया था?
कि नहीं भी अब हम कोई नेशनल मूवमेंट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था ना। अंग्रेज बड़े खुश होते थे कि अरे हमने इस मूवमेंट को सप्रेस कर लिया, गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। पर बेटा ये जो रिप्रेशन था ये हमारे स्पिरिट को, हमारे करेज को, हमारे लोगों के स्पिरिट को, हमारे लोगों के करेज को क्रश नहीं कर पाया। द मूवमेंट, इस मूवमेंट ने लोगों को, द मूवमेंट मेड पीपल बोल्ड एंड पेट्रियोटिक। इस मूवमेंट के में पार्ट लेकर लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए, देशभक्त बन गए, पेट्रियोटिक हो गए, देश को लव करने लग गए। लव तो खैर पहले भी करते थे, पर बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक हो गए और ज़्यादा बोल्ड हो गए। दे कोटेड अरेस्ट एंड फेस पुलिस ब्रिटालिटीज़ विथ ए स्माइल। ठीक है, अब उन्हें अरेस्ट से डर नहीं लग रहा था, पुलिस की ब्रुटैलिटीज़ को वो स्माइल के साथ फेस कर रहे थे। पुलिस उस पर डंडे बरसाए, मारे पीटे, वो खुश थे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इवन अब उन्हें अरेस्ट होने से भी कोई डर नहीं लग रहा था। अब बेटा गांधी जी यहाँ पर बिल्कुल डिटरमिन्ड थे कि भाई मेरी लड़ाई जितनी अंग्रेज़ों के साथ है उतनी ही अनटचेबिलिटी के साथ है, उतनी ही कंट्री से पावर्टी को ख़त्म करने के खिलाफ़ है, उतनी ही मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कंट्री में सारे खुश रहें, अनटचेबिलिटी नहीं रहे। तो गांधी जी इन बातों के लिए भी उतने ही डिटरमिन्ड थे जितना अंग्रेज़ों को वो इंडिया से भगाना चाहते थे। तो वो गांधी जी चाहते थे कि अनटचेबिलिटी पूरी तरह ख़त्म हो जाए, खादी का प्रमोशन हो। खादी हैंड वूवन क्लॉथ हुआ करता था, और गांधी जी का मतलब ये था कि अगर हमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ना है तो सबसे पहले तो हम अपनी कंट्री में क्लॉथ प्रोडक्शन करें, हमारी कंट्री से अनटचेबिलिटी को ख़त्म करें। जब अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी तो वो मास जो अब तक मूवमेंट का पार्ट नहीं बना है वो भी मूवमेंट का पार्ट बन जाएगा और हमारा ब्रॉड बेस हो जाएगा। मतलब जो लोग अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चाहिए वो बहुत हो जाएंगे। तो गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी तो ठीक है, वो तो चाहिए ही चाहिए, पर हमारी कंट्री से भी रिमूवल होना चाहिए, अनटचेबिलिटी का प्रमोशन होना चाहिए, खादी का। और ये दोनों चीज़ हम कर पाए तो हम ब्रिटिश रूल से भी प्रॉपरली लड़ पाएंगे। पीपल टुक टू चरखा डोमेस्टिक स्पिनिंग व्हील्स इन अ बिग वे। लोगों ने चरखे खरीदने चालू कर दिए, घर में वो स्पिनिंग का काम करने लगे। ठीक है, तो जो स्वदेशी का जो मैसेज था वो हर तरफ फैलने लगा, और ये एक पॉजिटिव अचीवमेंट था इस मूवमेंट का। और एक और बात बेटा जो हम 5th पॉइंट में डिस्कस करेंगे जिस पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा जोर था, अगर गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में स्टार्ट कराई तो वो चाहते ही थे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी आए। तो एक और पॉजिटिव अचीवमेंट था इस मूवमेंट का कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट होना चाहिए। इसके पहले कभी भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं आया या इतना अच्छे तरीके से उसे वेलकम नहीं किया गया जहाँ पर हिंदू मुस्लिम साथ में आ रहे हैं और एक ही चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के पहले ऐसा कोई मूवमेंट नहीं था जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम एक जैसा सोचें, पार्ट लें। द वेपन्स ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन चेंज द कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस ओवरनाइट। बेटा कांग्रेस 1885 में बनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पॉलिटिक्स के ऊपर जोर देती थी, है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एग्जिस्टेंस में आई। पर सत्याग्रह का यूज़ देकर है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लेकर कांग्रेस का खुद का नेचर चेंज हो गया। कांग्रेस की जो वर्किंग थी वो डिफ़र करने लग गई। जो कांग्रेस थी, आसी मजूमदार का ऐसा कहना है कि जो कांग्रेस थी अब वो सिर्फ इस बात पे विश्वास नहीं रखती थी कि हमें असेंबली में जाकर ही लड़ना है या सिर्फ बैठ के चीज़ों को डिस्कस ही करना है, डिबेट ही करना है। मतलब वो कांग्रेस जो पॉलिटिकल एम्स को पूरा करने के लिए बनाई गई थी कि भाई हम इलेक्शंस लड़ेंगे। अब उनको लगने लगा कि यार इलेक्शंस तो ठीक है वो हम लड़ेंगे, बस सिर्फ इलेक्शन ही लड़ना, सिर्फ असेंबली में डिबेट करना इतना ही काफ़ी नहीं है। अब वो सोचती है कि सिर्फ डेलिब्रेटिव असेंबली की तरह एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गई थी कांग्रेस जो सिर्फ डिबेट और डिस्कशन के लिए बनी हो। अब कांग्रेस एक डेलिब्रेटिव असेंबली नहीं रहती है, एक ऑर्गेनाइज फाइटिंग फोर्स बन जाती है ना, प्लेस टू रिवॉल्यूशन, और ओपनली डिफाइंस करती है अंग्रेज़ों को, है ना, रिवॉल्यूशन करती है, विद्रोह करने लग जाती है, क्रांति करने लग जाती है। रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर क्रांति। जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को
क्या बोलते हैं, पीसफुल रिबेलियन, कि ये रिबेलियन तो था पर पीसफुल था। और किसके अगेंस्ट में रिबेलियन था, किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट था, अंग्रेज़ों के। जो बेटा रिबेलियन जो वर्ड है इसको हम बोल सकते हैं विद्रोह, पर ये जो रिवोल्यूशन इसका मतलब होता है क्रांति। अ मोस्ट सिविलाइज फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, और ये जो पीसफुल रिबेलियन है ये सबसे अच्छा फॉर्म है किसका, वॉरफेयर का। अगर युद्ध लड़ना है तो उसका बेस्ट फॉर्म है क्या, पीसफुल रिबेलियन। ऐसा नहीं है कि ये पीसफुल है तो ये किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये बहुत डेंजरस हो सकता है, किसी भी सरकार को हिला के रख सकता है, कंट्री में जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसे डरा सकता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वराज पार्टी एंड इट्स वर्क। तो बेटा जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड होती है ना, तो कुछ कांग्रेसमैन थोड़े से उदास हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे यार क्या मिला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट लेके, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, इससे बेटर होता कि हम इलेक्शन लड़ लेते जो दिसंबर में होने वाले थे ना, पहले भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड की जाती है, सस्पेंशन जैसे ही होता है, एक डलनेस आ जाती है कांग्रेस कैंप में। गांधी जी ऑलरेडी जेल में हैं, खिलाफत एजिटेशन का भी अब कोई मतलब नहीं रह गया। हमने कल ही पढ़ा था ना कि भाई वहाँ पर जो नई गवर्नमेंट आएगी वो मॉडर्न होना चाहती है, टर्की को अलग तरीके से डेवलप करना चाहती है, तो खिलाफत एजिटेशन अपनी तरफ, नॉन कॉपरेशन भी विड्रॉ हो गई। तो जो कांग्रेसमैन थे जिन्हें लीड कर रहे थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, उनका मन था कि भाई इससे बेटर है कि अब हम असेंबली इलेक्शंस को, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसको अब हम ज़्यादा टाइम तक बाइकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। दे देयरफॉर केम टू बी नोन एज प्रो चेंजर्स, और इन्हीं को क्या कहा गया, प्रो चेंजर्स। तो अगर आप पूछा जाएगा आपसे कि प्रो चेंजर्स के नाम लिखो, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू का नाम लिख देना। उन लोगों का ऐसा व्यू था दैट लेगिस्लेचर शुड नो लॉन्गर बी बाइकॉटेड। अब हमें लेगिस्लेचर को ज़्यादा दिन तक बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अब जब भी इलेक्शंस हो, इलेक्शन में पार्ट लो और लेगिस्लेचर का पार्ट बन जाओ, और फिर लेगिस्लेचर में बैठ के अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलो, उनकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जो दूसरे लोग थे दूसरी तरफ, उनका मानना ये था कि भाई ये जो स्ट्रगल हम कर रहे थे नॉन कॉपरेशन टाइप, वैसे ही स्ट्रगल हमें कंटिन्यू करना चाहिए, है ना। तो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड अदर्स ऑन द अदर हैंड फेल्ट दैट कांग्रेसमैन शुड कैरी देयर स्ट्रगल फ्रॉम आउटसाइड द काउंसिल। काउंसिल में नहीं जाना है, काउंसिल के बाहर ही हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। समझ रहे हो, मतलब अब कांग्रेस दो पार्ट में टूटने लग जाएगी या दो पार्ट इसके हो जाएंगे। CR दास, मोतीलाल नेहरू चाहते हैं कि हम असेंबली में बैठे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, प्लान्स को क्रिटिसाइज़ करें, असेंबली का पार्ट बने, लेजिस्लेचर का पार्ट बने। पर वहीं पे राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल, ये कहते कि नहीं, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था हमें ऐसे दूसरे स्ट्रगल करते रहना चाहिए, पर काउंसिल का पार्ट नहीं बनना चाहिए, काउंसिल के बाहर से सब कुछ करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बेटा स्वराज पार्टी को। तो जो कांग्रेस थी उसका होता है गया में सेशन। गया कहाँ पर है बेटा, बिहार में। दिसंबर 1922 को गया में एक सेशन होता है कांग्रेस का, जहाँ पर जो कांग्रेस होती है वो रिजेक्ट कर देती है काउंसिल एंट्री प्रपोजल को। मतलब CR दास, मोतीलाल नेहरू जो बात कह रहे थे उसको जो दूसरे कांग्रेसी होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये डिसीज़न लिया जाता है, इसके बाद ही, इस सेशन के बाद ही गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि भाई CR दास और मोतीलाल नेहरू तो डिसाइड कर चुके हैं कि अब हम असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है तो वो बेचारे अलग हो जाते हैं और अपनी स्वराज पार्टी बना लेते हैं। CR दास इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बन जाते हैं, और CR दास, मोतीलाल नेहरू के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं जिन्हें काउंसिल इलेक्शन वाली बात से ही लग रही होती, वो भी इनके साथ आ जाते हैं। और जो स्वराज पार्टी होती है इसका एम ही होता है कि हम एंटर करेंगे लेजिस्लेचर में और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, और फिर हम एक्सपोज करेंगे गवर्नमेंट की एविल डिज़ाइंस को, सरकार की एविल प्रैक्टिसेस को, एविल डिज़ाइन को। सरकार जो कुछ गलत कर रही है उसे हम वहीं बैठ कर क्रिटिसाइज़ करेंगे, कहाँ पर, लेजिस्लेचर में। ऐसा सोच के इस पार्टी को बनाते हैं कौन, CR दास और मोतीलाल नेहरू। जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो भी यहाँ आ जाते हैं। बाकी के कांग्रेसमैन तो वही मास स्ट्रगल की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्शन बेटा 1923 के और 1926 के। द इलेक्शन ऑफ 1923 एंड 1926। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें टोटल 105 लोग रहते हैं, जिसमें से 47 कौन पहुंच जाते हैं, स्वराजिस्ट।
स्वराज पार्टी के जो लोग होते हैं वो पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ 105 इलेक्टेड मेंबर, 105 इलेक्टेड मेंबर्स में से 47 कौन होते हैं? स्वराजिस्ट। अगस्त 1925 को जो स्वराजिस्ट होते हैं वो इस बात के लिए अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं कि उन्हें विट्ठल भाई पटेल जैसा एक व्यक्ति मिल गया है ना, जो उनके बिहाफ पे बात रखेगा, ठीक है। तो अगस्त 1925 को जो स्वराजिस्ट होते हैं वो सक्सीड कर जाते हैं इन हैविंग विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, मतलब इनकी साइड से प्रेसिडेंट बने, मतलब वो स्पीकर बनेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो विट्ठल भाई बहुत अच्छा बोलते थे और 1925 को ये एक सक्सेस मिलती है स्वराजिस्ट को कि विट्ठल भाई पटेल प्रेसिडेंट बन जाते हैं और अब वो स्पीकर रहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और किसकी साइड से अपनी बातों को रखेंगे? स्वराजिस्ट की साइड से। अब हम पढ़ेंगे क्या अचीवमेंट्स थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो बेटा जो स्वराजिस्ट थे वो कुछ ज़्यादा तो कर नहीं पाए। द स्वराजिस्ट फेल टू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू अ स्टैंड स्टिल, मतलब सरकार के काम को उस तरीके से नहीं रोक पाते। स्टैंड स्टिल रखने का मतलब होता है बेटा ठहराव दे देना, है ना, रोक देना, उनके कामों में अड़चन डालना, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्वराज पार्टी कर नहीं पाई। पर वो सरकार का ध्यान इस बात पे ज़रूर आकर्षित कर पाए कि भाई हमारी कुछ वाइटल, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको हमारी कंडीशन में कुछ सुधार करना पड़ेगा, स्पेशली किसकी? वर्कर्स की। आपको टैक्सेस रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब स्वराजिस्ट बहुत ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं कर पाए, है ना ही तो बहुत ज़्यादा ये गतिरोध स्टैंड स्टिल पोजीशन में ला पाए सरकार को, मतलब सरकार के कामों को रोक नहीं पाए। पर उन्होंने कुछ ऐसी बातों पे सरकार का ध्यान ज़रूर दिला दिया, जैसे कि भाई वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करो, बहुत ख़राब है, टैक्सेस आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो, टैक्सेस को कम करो। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start part 4 with Simon Commission. बहुत ही बड़ा चैप्टर है भाई।